बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने CS 301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2023 की जो है वो इशू कर दी है और इस असाइनमेंट के टोटल मार्क्स 20 हैं। इसकी ड्यू डेट जो है 14 नवंबर 2023 है। दोस्तों इस असाइनमेंट को आपने डेव C++ कंपाइलर के अंदर जो है वो क्रिएट करना है और कंप्लीट सारा सेटअप आपने डेव C++ के अंदर ही करना है। और आपने LMS के ऊपर जो सोल्यूशन सबमिट करवाना है वो कौन सी फाइल सबमिट करवानी है, .cpp फाइल। .cpp फाइल कहते हैं इस कोडिंग वाली फाइल को। तो ये जो कोडिंग वाली हमारी फाइल होती है ना इसको कहते हैं .cpp फाइल। तो यही .cpp फाइल आपने डेव C++ पे क्रिएट करके LMS पे अपलोड करनी होगी। अब दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप असाइनमेंट नहीं बना सकते। अगर आपके पास लैपटॉप तो है लेकिन डेव C++ नहीं है तो फिर भी आप असाइनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैंने आपको डेव C++ को डाउनलोड करना और उसको इंस्टॉल करने का कंप्लीट वीडियो का लिंक दे दिया। आप उस वीडियो को वॉच करके समझ सकते हैं किस तरह से आप डेव C++ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से उसे अपने लैपटॉप या फिर PC के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इंस्टॉल कर लोगे देन उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम डेव C++ को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो बिल्कुल ये वाइट आएगी। जब ये वाइट आएगी तो आपने सिंपली यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद न्यू वाले ऑप्शन पे जाके आपको दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, सोर्स फाइल का और प्रोजेक्ट का। आपने सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह की न्यू फाइल आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी, चाहे वो कलर जो सा मर्जी हो, बस इस तरह की न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले फिर आपने क्या करना होगा, आपने ये जो न्यू फाइल आपने क्रिएट की होगी इसके ऊपर कुछ भी रैंडम सा आपने लिख के तो Ctrl+S शॉर्टकट की दबानी है सेव करने के लिए इस फाइल को, क्योंकि जब तक आप इस पर कुछ भी थोड़ा सा नहीं ना लिखते ये फाइल सेव नहीं होती। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा कुछ भी लिख के तो देन Ctrl+S शॉर्टकट की दबा दें, या फिर इस फाइल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन भी आपको ये पूछा हाँ जी आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। तो मैं अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो मैंने लोकेशन दी डेस्कटॉप और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी फाइल का नेम बताना, मतलब ये जो आप फाइल सेव करने जा रहे हो इस फाइल का यहाँ पे आप नेम बताओगे, जो भी आपने नेम बताना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे इस फाइल का नेम अपनी VUID के साथ सेव करें। लेट्स से आपकी VUID है BC12345678 9, लेट्स से जो भी आपकी VUID है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर दिया तो ये फाइल जो है वो सेव हो गई है और देखें आगे .cpp खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया है। जब ये फाइल आपने सेव कर लेनी है अपनी VUID के साथ, उसके बाद आपने ये जो रैंडम टेक्स्ट लिखा था इसको यहाँ से रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद अब ये फाइल बिल्कुल एम्प्टी है। अब इस एम्प्टी फाइल की जगह पे आपने कौन सा कोड लिखना है, ये वाला कोड लिखना है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो मैं कोड को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप ईजिली जो है देख के ये जो आपने न्यू फाइल क्रिएट की होगी ना, इस न्यू फाइल पर आपने यहाँ से मेरा कोड देख के 1 बाय 1 तो और लिखना शुरू कर देना। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे आके मैं इसको जूम करता हूँ आपकी आसानी के लिए। ओके जी, मैंने यहाँ तक जूम इसको कर लिया। ओके करता हूँ इसको। अब साथ साथ समझा भी देता हूँ और साथ साथ आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। और लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों के से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली कोड को लिखते हुए बहुत केयरफुली लिखा करें, क्योंकि मुझे पता है हर दफ़ा ऐसे ही होता है। मैं आपको 100% एग्जैक्ट सोल्यूशन देता हूँ, 100% एग्जैक्ट कोड देता हूँ, लेकिन आप लोगों की अपनी मिस्टेक की वजह से आप लोग जो है KST लर्निंग पर ब्लेम कर देते हो कि जी KST लर्निंग यूट्यूब चैनल पर सही से वीडियो अपलोड नहीं होती है, वहाँ पर कोड में एरर आते हैं। हालांकि मिस्टेक आपकी अपनी होती है। इतना जूम करके भी मैं आपको दिखाता हूँ फिर भी आप जो है पता नहीं क्या ब्लंडर करते रहते हो बैठ के। कभी आप किसी एन का एन स्मॉल लिख देते हो, कभी आप इस तरह मतलब कभी कैपिटलाइज को स्मॉल में, स्मॉल को कैपिटलाइज में, कैपिटलाइज को कैपिटल में। कुछ समझ नहीं आती आप क्या कर रहे होते हो। तो भाई जैसे अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो जैसे यहाँ पे कोडिंग की जाती है वैसे किया करो, A to Z। कोई भी अपनी तरफ से डॉट भी मत लगाया करो। जैसे मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है ना, ऐसे ही आपने भी नोट लिखना है, एन कैपिटल आगे स्मॉल सारा, ठीक है। कोई गलती नहीं करनी। यहाँ पे ऐसी जहाँ स्पेसेस दी हुई हैं, ये देखें क्लास के स्पेस है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं वो यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे और बाद में खपते रहेंगे जी एरर किस चीज़ का आ रहा है। हालांकि ये देखें छोटा सा एरर है, सिर्फ उन्होंने स्पेस नहीं दी और जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं इसको देखें एग्जीक्यूट करता हूँ ना तो यहाँ पर देखें एरर आ गया। अब देखें कितने ज़्यादा एरर आ गए। हालांकि देखें सिर्फ उसने छोटी सी मिस्टेक की है, सिर्फ उसने यहाँ पर स्पेस नहीं दी। तो इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से देखें कितने ज़्यादा एरर यहाँ पर आ चुके हैं। अब जब ये एरर आएंगे इतने ज़्यादा तो उसने फाइनली क्या कर देना, उसने फाइनली कुछ नहीं देखना और फाइनली ब्लेम कर देना KST लर्निंग के ऊपर कि जी KST लर्निंग का जो कोड था वो बिल्कुल 100% रॉन्ग है, कोई एग्जैक्ट कोड नहीं है, वो पता नहीं कौन सी फाइल अपलोड कर देते हैं और फलां बला 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 जो भी मतलब आपके ब्लेम्स होते हैं वो आपको पता पाकिस्तानियों के बड़े बुरे बुरे ब्लेम होते हैं। सो इसलिए काइंडली ये रिक्वेस्ट है आपसे कि कोड को लिखते हुए बहुत ही केयरफुल लिखा करें। और लास्ट पे ये भी रिक्वेस्ट करता चाहूँ कि अगर अभी तक आपने KST लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको
हेडर फाइल दिखाई दे रही हैं, इन हेडर फाइल को केयरफुली ऐसे ही जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है वैसे ही आपने वन बाय वन जो है यहाँ पे न्यू फाइल पे कोड राइट करना शुरू कर दें। सबसे पहले ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हेडर फाइल है जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। conio.h है, ये conio.h दोस्तों यूज़ होती है कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। windows.h है, ये windows. अगर दोस्तों आपको हमारे CS301 की प्लेलिस्ट नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको CS301 की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके मेरी CS301 की कंप्लीट शॉर्ट लेक्चर्स देखकर अपने कोडिंग के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी कवर कर सकते हैं। और अगर आपको C++ की कोडिंग सीखनी है तो उसके लिए भी हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट C++ की पर अवेलेबल है। आप हमारी C++ की कंप्लीट प्लेलिस्ट वॉच करके अपने कोडिंग के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद दोस्तों ये टाइम.h बेसिकली टाइम, जब भी आपने विंडो का टाइम गेट करना हो तो उसके लिए ये टाइम.h हेडर फाइल यूज़ होती है। देन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये एक लाइब्रेरी है जो कि स्टैंडर्ड्स चेक करने के लिए यूज़ होती है। देन यहाँ पे हमने सेम वही कोड किया जैसे सर ने हमें बताया हुआ था। यहाँ पे देखें सर ने कहा था यहाँ पे आपने जो भी कोड करना है ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है जिसमें सर एक प्रॉब्लम दे रहे हैं कि करना क्या आपने, ठीक है। तो मैं इस प्रॉब्लम को अगर एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट जो है चलता हूँ और यहाँ पे समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सर कह रहे हैं सबसे पहले आपने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। अब दोस्तों रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमें दो हेडर फाइल की जरूरत होती है, एक ये windows.h और एक time.h, ठीक है। उसके बाद सर ने एक और चीज़ आपको कही हुई है यहाँ पे कि यहाँ पे जो सर कह रहे हैं मैंने आपको ये सारे के सारे सेटअप करके दिया ना, मतलब एक स्ट्रक्चर बना के दिया कि ये क्लासेस आपने यूज़ करनी है, नोड क्लास यूज़ करनी है, लिस्ट क्लास यूज़ करनी है, उसमें ये वाले वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, उसने ये वाले फंक्शन यूज़ करने हैं। तो आपने भी सेम ऐसे ही कोड करना है, कोई अपनी तरफ से चबली नहीं मारनी। तो यहाँ पे क्लास और उसके बाद नोड, उसके बाद दोस्तों ये इसकी ओपनिंग ब्रैकेट है, मतलब यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है नोड क्लास की। देन प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगा हुआ है और ये दो डाटा मेंबर्स हैं, मतलब ऑब्जेक्ट जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर होगी और नेक्स्ट नोड जिसमें हमारा एड्रेस स्टोर होगा अगली नोड का। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि पब्लिकली चीज़ों को यूज़ करने के लिए इस एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद वाइड सेट फंक्शन है जो क्या कर रहा है हमारे इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर रहा है। सेम एज इट इज़ कोड आपने ऐसे ही करना है, कोई चेंजिंग अपनी तरफ से नहीं करनी इस कोड के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंट गेट, ये वो फंक्शन है जो हमें क्या करके दे रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट वेरिएबल की वैल्यू हमें गेट करके दे रहा है। देन इसी तरह हमारे पास ये सेट नेक्स्ट और गेट नेक्स्ट दो फंक्शन बने हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, ये सेट नेक्स्ट जो है वो हमारे नेक्स्ट वेरिएबल नेक्स्ट जो नोड का एड्रेस है उसको सेट कर रहा है और ये जो गेट है उसकी वैल्यू हमें गेट कर उसका एड्रेस हमें गेट करके दे रहा है। देन इसी तरह दोस्तों यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो एंड हो रही है, नोड क्लास, ये देखें इस फंक्शन के बाद नोड क्लास जो है वो एंड हो रही है और यहाँ पे लास्ट पे नोड की क्लास के लास्ट पे सेमीकोलन लगा हुआ है। देन उसके बाद लिस्ट क्लास है और देन ये उसकी ओपनिंग ब्रैकेट है और यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बाद हमने तीन डाटा मेंबर बनाए हुए हैं जैसे सर ने हमें कहा था, हेड नोड, करंट नोड और लास्ट करंट नोड। हेड नोड दोस्तों यूज़ होती है आपकी किसी भी लिंक्ड लिस्ट में मौजूद फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। करंट नोड दोस्तों पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जो आप रिप्रेजेंट करता है आप जिस करंट नोड पे खड़े होते हो, और लास्ट करंट नोड रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर जो भी लास्ट नोड होती है उसको ये बेसिकली ये वाला पॉइंट आउट कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट जो है वो बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है जो क्या कर रहा है हमारे डाटा मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है नल के साथ, ठीक है। नल के यहाँ पे स्पेलिंग जो है मैंने कैपिटल में लिखे हुए हैं, ज़रा केयरफुली कोड बार बार क्या लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे ऐड फंक्शन है जो क्या कर रहा है हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एक नई नोड जो है वो ऐड करके दे रहा है हमें। ये इसका कोड है, इस कोड को आपने केयरफुली ऐसे ही जो है लिखना जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐड फंक्शन का उम्मीद है आपने कोड सारा लिख लिया होगा क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ब्रीफली हर चीज़ अब बताऊँ। उसके बाद दोस्तों मेन चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो गेट फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये हमें हमारी जो नोड है उसकी वैल्यू गेट करके बेसिकली दे रहा है। तो ये वो बेसिकली आपका गेट फंक्शन है जो आपको गेट करके दे रहा है वैल्यू मिडल एलिमेंट की। देन उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन है जो क्या कर रहा है हमारी एक नोड से दूसरी नोड पे जाने के लिए मूवमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देन तीन सर ने कहा था इस यहाँ पे अपने फ्रेंड फंक्शन बनाने हैं। फ्रेंड फंक्शन दोस्तों वो होते हैं जो हम किसी भी क्लास में जस्ट डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं। उनको डिफाइन करने के लिए हम क्लास से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें तीन हमने फ्रेंड फंक्शन बनाए हैं, पहला ट्रैवर्स फंक्शन है, दूसरा ऐड नोड्स है और तीसरा फाइंड मिडल है। ट्रैवर्स फंक्शन यूज़ होगा जब आपने अपनी लिंक लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को ट्रैवर्स करना होगा। ट्रैवर्स का मतलब होता है विजिट करना, मतलब अपनी तमाम की तमाम लिंक लिस्ट में मौजूद तमाम वैल्यूज़ को आप विजिट करेंगे वन बाय वन और उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद दोस्तों लास्ट पे आपकी क्लास जो लिंक लिस्ट क्लास जो है वो एंड हो रही है, लास्ट पे सेमीकोलन है। जो हमने अपनी लिस्ट क्लास के अंदर ट्रैवर्स फंक्शन बनाया था उसको यहाँ पे मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ पे देखें इस ट्रैवर्स फंक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली अपनी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट की तमाम वैल्यूज़ को विजिट करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड नोड है जो क्या करेगा एक न्यू नोड क्रिएट करके दे रहा है हमें लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर। तो ये भी उम्मीद है आपने इसका कोड कर लिया होगा। उसके बाद दोस्तों एक और हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है फाइंड मिडल के नाम से, जो क्या कर रहा है कैलकुलेशन करके दे रहा है कि हमारा मिड लिंक लिस्ट के अंदर जो मिडल एलिमेंट है वो कौन सा होगा,
ठीक है जी। देन उसके बाद दोस्तों मेन का फंक्शन लगा हुआ है, ये मेन के फंक्शन के अंदर सारा कोड है। यहाँ पे साइज़ वेरिएबल बेसिकली आपकी साइज़ फाइंड करके देगा, मतलब ये बेसिकली जो भी आप रैंडम नंबर जनरेट करोगे ना वो रैंडम नंबर बेसिकली क्या होगा, हमारा साइज़ होगा, हमारी लिंक लिस्ट का साइज़ होगा। अब ये बात याद रखिएगा, सर ने कहा था जो भी आपने रैंडम नंबर जनरेट करना है वो 3 से लेकर 9 के बिटवीन होगा। तो यहाँ पर ये वो मैंने जो लॉजिक लगाई हुई है जो क्या कर रही है, एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे रही है जो कि 3 और 9 के बिटवीन रैंडम नंबर होगा। उस रैंडम नंबर को जनरेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने साइज़ वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। और ये जो एस रैंड है ना, ये बेसिकली एक फंक्शन है जो क्या करता है, अगर आप इस एस रैंड फंक्शन का यूज़ ना करो तो क्या होता है, जो आपने एक दफ़ा रैंडम नंबर जनरेट किया होता है ना, वो ही बार बार जनरेट होता रहता है। लेकिन सर ने कहा था आपने एक ऐसी लॉजिक लगानी है कि आप जो एक दफ़ा रैंडम नंबर जनरेट करोगे नेक्स्ट टाइम वो वाला रैंडम नंबर जनरेट ना हो बल्कि कोई और रैंडम नंबर जनरेट हो। तो इसलिए दोस्तों अगर आपने चाहते हो कि आपका जो कंपाइलर है वो हर दफ़ा नया रैंडम नंबर जनरेट करे, तो आपने क्या करना होता है, रैंडम नंबर को जनरेट करने से पहले आपने ये एस रैंड फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है, जो क्या करता है आपके कंपाइलर के अंदर जो जितना भी रैंडम नंबर आपने पहले से जनरेट किए होते हैं उनको एक दफ़ा फ्लैश कर देता है, यानी क्लीन कर देता है, वॉश आउट कर देता है उनको सबको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक यहाँ लिखा हुआ है रैंडमली जनरेटेड साइज ऑफ द लिंक लिस्ट इज़, और वो साइज़ वेरिएबल को हमने डिस्प्ले कर दिया। देन हमने एक लूप लगाई है जो क्या कर रही है कि जितना हमारा रैंडम नंबर जनरेट हुआ है तब तक ये लूप चलती रहेगी और क्या करेगी कि आपसे आपकी VUID के 1 by 1 डिजिट लेगी। मान लो दोस्तों आपकी VUID के डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आपने अपनी VUID के डिजिट तरतीब से ही लिखने होंगे। चलें वो भी बता देता हूँ अभी कैसे लिखने हैं। चलें उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ, और देन उसके बाद लास्ट पे ट्रैवर्स फंक्शन को और फाइंड मिडल फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, और देन लास्ट पे गेट फंक्शन गेट CH फंक्शन है जो कि गेट कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है, रिटर्न 0 है, और लास्ट पे मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों रैंडम नंबर जो भी जनरेट होगा ना आपने वैसे ही अपनी VUID, मान लो दोस्तों आपकी VUID है BC जैसे 190404660, मान लो 660, ऐसे मान लो आपकी VUID। आपने बोला कैसे लिखना, अब मान लो आपका जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो है 7, वो क्या जी 7। तो आपने दोस्तों अपनी VUID के जो पहले 2 करैक्टर है ना अल्फ़ाबेट के, इनको निगलेक्ट कर देना, इनको छोड़ देना, जबकि ये जो न्यूमेरिक डिजिट है ना इनके पहले 7 डिजिट आपने तरतीब से लिखने हैं। जैसे देखें आपकी VUID में पहला डिजिट कौन सा 1, तो आपने 1 लिख दिया, उसके बाद दूसरा डिजिट कौन सा 9, तो आपने 9 ऐसे पुट कर देना, तीसरा जी 0 आपने 0 पुट कर दिया, ऐसे 1 by 1 एक डिजिट देना तरतीब से ही। तो इसके लिए आपने अपनी VUID यूज़ करनी है। अगर दोस्तों आपने अपनी VUID यूज़ ना की तो आपके कोड में जो है वो इशू आ सकता है। कोड में इशू नहीं आएगा लेकिन आपकी मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे, इसलिए आपने अपनी VUID यूज़ करनी है। वैसे तो यहाँ पे VUID कहीं भी आपने लिखनी नहीं है, बस आपने जो है ना वो कोड के अंदर आउटपुट करते हुए अपनी VUID को प्रेस करना है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले एक काम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लो कि आपने ये सारा जो कोड है, ये जितना भी पूरा कोड है आपने मान लो इस न्यू फाइल के ऊपर राइट कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैं इस न्यू फाइल को जो है रन करके दिखाता हूँ आपके सामने। चलिए मैंने इस न्यू फाइल को दोस्तों रन कैसे करते हैं, ये आपको ऊपर ये 3 कलरफुल बटन दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक तीसरे नंबर वाला जो बटन है जिसका नाम है कंपाइल एंड रन, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी कोड जो है वो कंपाइल हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका कोड जो है वो कंपाइल होगा, तो ये देखिए ये कंपाइल हो गया। अब देखिए सबसे पहले उसने आपके लिए रैंडम नंबर जनरेट किया, कौन सा 5, क्या रैंडम नंबर जनरेट किया 5 रैंडम नंबर जनरेट किया है। तो यहाँ पे आप अब क्या करोगे, अपनी VUID के पहले 5 डिजिट लिखोगे न्यूमेरिक वाले, ये देखो लिखा हुआ एंटर न्यूमेरिक कैरेक्टर ऑफ योर VUID, कि आपने अपनी VUID के पहले वाले वो जो 2 अल्फ़ाबेट होते हैं उनको छोड़कर उसके बाद जो नेक्स्ट 5 न्यूमेरिक डिजिट्स हैं ना वो लिखने हैं। जैसे मान लो मैंने दिया 1, उसके बाद मैंने लिखा 2, उसके बाद मैंने लिखा 3, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5 और एंटर प्रेस किया। देखो जो हमने एलिमेंट स्टोर किए थे लिंक लिस्ट में वो डिस्प्ले भी हो रहे हैं, और जो हमारा मिडिल एलिमेंट है वो क्या आ रही 3 कैसे आया, क्योंकि दोस्तों सर ने कहा था अगर जो आपका रैंडम नंबर जनरेट हुआ है अगर वो ऑड है, अगर वो क्या है जी ऑड नंबर है, तो उसमें तो सिंपल उसका मिडिल हमें पता है। जैसे फर्स्ट करो जी 5 है तो 5 का मिडिल क्या होता है 3 मिडिल कैसे होता है, तो 2 उसके लेफ्ट साइड पे 2 एलिमेंट उसके लेफ्ट साइड पे 2 एलिमेंट राइट साइड पे, तो दरमियान में क्या आता है 3 आता है। सो इसलिए यहाँ पे देखें द मिडिल एलिमेंट इज़ 3 आ गया। और यहाँ पे मिडिल एलिमेंट के अंदर बेसिकली आपके उस नंबर जो नंबर आपका मिडिल होगा ना उस वाले नोड के अंदर जो भी आपने वैल्यू स्टोर की होगी ना वो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले होगी। लेकिन दोस्तों अगर सर ने कहा था अगर आपका जो रैंडम नंबर है अगर वो एक इवन नंबर हो, अगर वो क्या हो एक इवन नंबर हो, तो फिर सर ने कहा था आपने उसका मिडल बेसिकली डिस्प्ले नहीं करना, बल्कि उसके मिडल का जो अगला एलिमेंट होगा ना वो डिस्प्ले करना। जैसे मान लो आपका रैंडम नंबर जनरेट हुआ 6, रैंडम नंबर क्या जनरेट हुआ, मान लो 6 रैंडम नंबर जनरेट हुआ। ये जस्ट एक आपको एग्जाम्पल के लिए करवाने जा रहा हूँ। अब मुझे बताइए इसका मिड पॉइंट क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है 3, इसका मिड पॉइंट क्या होता है 3। लेकिन सर ने कहा अगर आपका रैंडम नंबर जो है वो इवन है और उसका जो भी मिड पॉइंट होगा ना आपने उससे आगे वाली जो स्टेप होगा ना उसको बेसिकली मिडल पॉइंट मानना है इवन की फॉर्म के अंदर।
तो जैसे देखें 6 का मिडिल पॉइंट का होता है 3, लेकिन हम 3 नहीं काउंट करेंगे बल्कि हम 4, उसका अगला स्टेप 4 काउंट करेंगे। ऐसे मान लो आपका मिडिल पॉइंट है जैसे 8 वैल्यू आपका नंबर आया 8। अब सबको पता है कि 8 का मिडिल पॉइंट होता है 4, 8 का मिडिल पॉइंट क्या होता है 4, लेकिन सर ने कहा आपने 4 नहीं बल्कि उससे अगले वाले स्टेप को काउंट करना है, मतलब 5 को काउंट करना है, ये मतलब है यहाँ पे। जबकि 8 के लिए सर ने कहा जो भी उसका मिडिल होगा वही आप काउंट करोगे। चलें ये सर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपने ये सारी डेव सी प्लस के ऊपर कोडिंग भी कर ली है, ये सारी फाइल आपने रेडी कर ली है। अब दोस्तों आपने टेस्ट भी मैंने आपको करके दिखा दिया, यहाँ पे कंपाइल करके इसको रन करके भी दिखा दिया। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टूडेंट का ना डेव सी प्लस प्लस या तो वर्जन उनका ओल्ड होता है या फिर उनका वर्जन ठीक ही नहीं काम करता, मतलब वो यहाँ से कंपाइल करते हैं और आउटपुट गलत आ रही होती है, आउटपुट क्या हो रही होती है, रोंग आ रही होती है, मतलब कोड बिल्कुल ठीक होता है लेकिन आउटपुट फिल भी रोंग आ रही होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि मेरा कोड गलत है, इसका सोल्यूशन ये है मेरे भैया आपका डेव सी प्लस का कंपाइलर सही काम नहीं कर रहा। तो अब आप पूछोगे यार अगर कंपाइलर सही काम नहीं कर रहा तो ठीक है, हमने फाइल तो तैयार कर ली .cpp, लेकिन अब चेक कैसे करेंगे हमारा कोड ठीक है नहीं ठीक? तो आपने बोला करना, उसके लिए आपने एक काम करना है, आपने ये जो कोड पूरा लिखा ना, इस कोड को यहाँ से ऐसे Ctrl+A Ctrl+C पूरे कोड को कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने टाइप करना है ऑनलाइन C++ कंपाइलर। क्या लिखना है आपने? ऑनलाइन C++ कंपाइलर। मैं इस ऑनलाइन C++ कंपाइलर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस कंपाइलर पे जाके अपने कोड टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कोड आप टेस्ट तब करोगे जब आपने मान लो डेव C++ पे सारा काम किया और जब आपने रन किया तो आपकी आउटपुट ठीक नहीं आ रही, आपकी आउटपुट जो है वो क्या नहीं आ रही, ठीक नहीं आ रही। तो आपने फिर क्या करना है, आपने सारे कोड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, जो मैंने आपको लिंक दिया होगा ऑनलाइन कंपाइलर का, आपने उस ऑनलाइन कंपाइलर पे जाना है और जाने के बाद आपने यहाँ पे ये देखें ये कोडिंग वाली विंडो है, ये है जी आपकी कोडिंग वाली विंडो। यहाँ पे ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है ना, ये कोडिंग वाली विंडो पे इस पूरे कोड को आपने ऐसे रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद जो आपने अपना कोड है ना वो यहाँ पे Ctrl+V के साथ पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों पेस्ट करने के बाद मैं रन करता हूँ इसको। रन करने के लिए ऊपर आपको ग्रीन कलर का बटन दिखाई दे रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया और इसको रन कर दिया। जैसे दोस्तों आपने इसको रन किया तो यहाँ पे देखें एक एरर आ रहा, कहता है windows.h नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी। वो कह रहा भाई जो आपने यहाँ पे हेडर फाइल यूज़ की है ना वो यहाँ पे मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे होता है कि कई दफ़ा कंपाइलर के अंदर ना कोई ऐसी हेडर फाइल यूज़ नहीं होती। तो आपने तो बेसिकली दोस्तों ये मेरा कोड बिल्कुल ठीक है, जब आप इस तरह ऑनलाइन कंपाइलर पे आगे इसको रन करोगे ना तो आपको यकीनन ये एरर आएगा कि windows.h नो सच डायरेक्टरी। आपने बोला कि करना, आपने ये जो लाइन नंबर 3 के ऊपर windows.h वाली मैंने हेडर फाइल लगाई हुई है ना, इस वाली हेडर फाइल को यहाँ से ऐसे रिमूव कर देना। ठीक है, कर दिया रिमूव। करने के बाद दोस्तों अब आपने दोबारा कुछ नहीं करना, बस इस तरह रन के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। जैसे आप रन के ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो आपका देखें ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, ये देखें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसको मैक्सिमाइज ऐसे करना है, आप इस विंडो को ऐसे पकड़ के ऊपर ले आ सकते हो। ये देखो मैं ऊपर इसे ऊपर ले आया हूँ। अब ये देखो यहाँ से आपकी आउटपुट शुरू हो रही है। देखो रैंडमली जनरेटेड साइज ऑफ द लिंक्ड लिस्ट इज़ 5। वो कहता है आपने जो रैंडम नंबर जनरेट किया वो 5 है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 अपनी VUID 1 बाय 1 टाइप करो। तो मान लो मैंने क्या दिया जैसे 1, उसके बाद अगली आपकी VUID मान लो अपनी VUID का अगला डिजिट है 9 और उसके बाद 0, उसके बाद 4, यहाँ पे 4, एक मिनट, ये बेसिकली ये कंपाइलर जो है ना इसलिए क्योंकि इतनी फास्ट काम नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑनलाइन कंपाइलर है। और आपको पता है ऑनलाइन कंपाइलर में क्या होता है कि वो ऑनलाइन वर्क करता है, मतलब आपकी अकॉर्डिंग टू नेटवर्क। तो अब अगर आपके इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है तो इसमें फिर क्या होगा, आपके ये जो इंटरनेट कंपाइलर है ये सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए स्टॉप करो, दोबारा से स्टॉप करने के बाद दोबारा से रन करो। रन मैं दोबारा करने के लिए यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। तो असल में ये नेटवर्क की वजह से थोड़ा स्लो काम कर रहा है। आप इसको खुद जब टेस्ट करेंगे ना तो इस तरह आपको ये बिल्कुल ठीक वर्क करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ तो आ ही गई है कि कैसे इसको रन करना है यहाँ पे। तो वो जो मैंने आपको बस लाइन बताई है जो आपने करनी होगी वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ ठीक है, इंटरनेट का इशू है। ठीक है, ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे लीव कर देता हूँ इसको। ओके, जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि आपने जब उस ऑनलाइन कंपाइलर जिसका मैंने आपको बताया जब उस पर जाकर कोड पेस्ट करेंगे ना तो ये वाली जो लाइन है ना ये windows.h ये वाली लाइन रिमूव कर दीजिएगा वहाँ पे, ये वाली लाइन वहाँ पे रिमूव कर दीजिएगा। लेकिन हाँ वहाँ पे सिर्फ रिमूव करके टेस्ट कीजिएगा। ये ना कोड में भी आगे आप यहाँ से ऐसे रिमूव कर दो, नहीं यहाँ पे रिमूव नहीं करनी। यहाँ से ये पूरा कोड उठाकर वहाँ पेस्ट करके वहाँ जाके फिर ऑनलाइन कंपाइलर पे ये windows.h वाली हेडर फाइल जो है रिमूव कर देना सिर्फ वहाँ पे। लेकिन ये जो ओरिजिनल आपकी कोडिंग वाली फाइल है इसमें से ये windows.h हेडर फाइल रिमूव नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इन्हें यहाँ से रिमूव कर दी तो जब आपका सर जो है डेव C++ के पे आपका कोड रन करके देखेंगे तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, ये windows.h
डॉट हेडर फाइल सिर्फ वहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पे टेस्ट करते हुए आपने सिर्फ रिमूव करनी है। ठीक है जी। अब दोस्तों ये जो फाइल है ये LMS पे कौन सी सबमिट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपने ये कोडिंग वाली फाइल कहाँ सेव की थी? डेस्कटॉप के ऊपर, अगर आपको याद हो तो। आप सिंपली डेस्कटॉप पे आए, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली ये देखें, मैं सॉरी यहाँ पे डेस्कटॉप पे आए और यहाँ पे देखें डेस्कटॉप पे आपकी VUID के नाम के साथ देखें एक CPP फाइल पड़ी हुई है, जिसके ऊपर देखें ब्लू कलर के साथ लिखा हुआ है CPP। ठीक है, एक ये फाइल है आपकी VUID के साथ सेव हुई है और एक ये वाली है। तो दोस्तों ये बेसिकली आपकी आउटपुट फाइल होती है, इसको नहीं आपने LMS पे अपलोड करना, बल्कि CPP फाइल वाला कौन सी होती है, ये वाली जिसके ऊपर CPP लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर के साथ। ठीक है, तो आपने ये वाली सिंपल फाइल जो है LMS के ऊपर क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। तो आपको इंशाल्लाह 100% मार्क्स मिलेंगे। लेकिन शर्त यह कोड ये मेरे वाला हो, हर चीज़ आउटपुट 100% एग्जैक्ट वर्क कर रही हो, तो फिर ही आपका ये काम जो है वो हो सकता है। समझ आई बात की? ओके जी, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।